दोहा के अंदर जो आज अरब समिट हो रहा है, आज 15 तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको लेके अमेरिका के अंदर काफी चिंताएं हैं क्योंकि दोहा जो है, यानी कि कतर, अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त भी है। और लेकिन अमेरिका इनडायरेक्टली देखा जाए तो अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे धोखा दे रहा है वो कतर को, और एक तरफ से इसराइल के साथ में ही खड़ा है वो। तो ये धोखा देने की प्रवृत्ति अमेरिका की पुरानी है, और इसको लेके अब अरब देशों में काफी हद तक बेचैनी भी है। और उनको लगता है कि अमेरिका अपने बेसिस तो यहाँ पर चाहता है, लेकिन यहाँ पर पैट्रियट मिसाइल्स और साथ में थर्ड, ये सारे सिस्टम थे, उनको एक्टिवेट क्यों नहीं किया गया जब इसराइल के फाइटर जेट्स यहाँ पर अटैक करने आए, तो उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया गया। इससे पता लगता है कि इस अटैक के बारे में नेतन्याहू ने शायद अमेरिका को बता दिया था, और यहां से जो असली कहानी जो है वो शुरू होती है। तो स्वागत है आप सबका। तो कतर में आज जो खास तौर से जो समिट हो रहा है, अरब इस्लामिक समिट जो है पूरा का पूरा, वहां पर कतर के जो पीएम हैं उन्होंने इसराइल को एब्सोल्युटली ब्लास्ट किया है, ये आप कह सकते हो। और इनका जो कहना है कि वी अप्रिशिएट द सॉलिडारिटी ऑफ ब्रदरली अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज एंड फ्रेंडली कंट्रीज फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट कंडेम दिस बारबेरिक इजरायली अटैक। हु सेड इट? शेख मोहम्मद। जी हाँ, ये कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जो है, उनका कहना है कि इट एक्सप्रेस्ड इट्स फुल सपोर्ट फॉर अस एंड द लेजिटिमेट लीगल मेजर्स वी विल टेक टू प्रिजर्व द सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री। कतरी प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर काफी कुछ कहा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस एंड अरब लीग जो है, आ, उन्होंने कोई इसकी सेरेमनी वगैरह नहीं थी, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो कंसर्न जो है वो सब देशों ने जताया है। अब इट्स टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू अबेंडन ड्यूल स्टैंडर्ड्स एंड टू होल्ड इजराइल अकाउंटेबल फॉर ऑल द क्राइम्स इट हैज कमिटेड। शेख मोहम्मद का कहना है कि जितने भी क्राइम इजराइल कर रहा है उनको अकाउंटेबल ठहराने का वक्त आ गया है, और ये वर्ल्ड कम्युनिटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो कब नेतन्याहू की दरिंदगी को बर्दाश्त करेंगे। मैं तो पहले से कहता हूं कि नेतन्याहू एक अ, तानाशाही नहीं बल्कि एक दरिंदा भी है। और जिस ढंग से वो रोज गजा के अंदर लोगों को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, और उस जेनोसाइड को लोग दरअसल एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट मोमेंट जो है इस दुनिया में हो नहीं सकता है। साथ में ये भी कहा गया कि द ऑनगोइंग स्टेट टेररिज्म against the people of the region demands us to draft a resolution for the UN General Assembly to put an end to these practices, as well as violations and crime against the Palestinian people, and put forward for the two-state solutions. ये एक अपने आप पे इसको वॉर क्राइम के रूप में भी देखा गया है, इसको जेनोसाइड के रूप में देखा गया कि यू वांट टू किल द एंटायर कम्युनिटी, एंटायर कंट्री एक्चुअली। तो दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली डेंजरस। और ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं दोहा मीट से अभी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में अचानक से मार्को रूबियो जब इसराइल में पहुंचे, जी हाँ, जब इसराइल में पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका पूरी तरह से इसराइल के साथ रॉक सॉलिड खड़ा है। और ये उन्होंने कहा कि आई एम स्टैंडिंग विद इसराइल। इसका मतलब इसराइल 100 पाप कर ले, दरिंदा बन जाए, दूसरों को नष्ट कर दे, जेनोसाइड कर दे, नरसंहार करे, उसके बावजूद भी अमेरिका इस दरिंदे के साथ खड़ा रहेगा। ये सबसे ज्यादा बड़ी अफसोस की बात है। और अमेरिका ने एक्चुअली ओपनली इसराइल के अटैक को रिग्रेट तो किया है, लेकिन कंडेम नहीं किया है। ये एक पूरा का पूरा देखा जाए तो लेसन होना चाहिए जितने भी गल्फ के नेशंस हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अमेरिका उनको दगा दे रहा है, उनके लैंड को यूज करता है, वहां पेट्रोल सिस्टम लगाता है, मिलिट्री तैनात करता है, लेकिन कतर के ऊपर होते हुए अटैक को रोकता नहीं है क्योंकि उसका फ्रेंड उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये जो दोगलापन है, इसका कहीं ना कहीं दोहा को अरब देशों का जवाब देना होगा। सबसे पहले तो वो ये कर सकते हैं कि जो इसराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको तोड़ सकते हैं। उनकी कंपनियों को बोल सकते हैं कि लीव दोहा और लीव दुबई, इनको छोड़कर आप चले जाइए, आप यहाँ पर धंधा पानी नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। उनके लोगों का गल्फ के अंदर जो वीजा दिया जाता है उनको ट्रैवल करने के लिए, इजरायली पासपोर्ट को आप इनवैलिडेट कर सकते हैं कि आपका कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता है। चोट पहुंचाने के 100 तरीके हैं, और इकोनॉमिक चोट जब होती है तो बहुत भारी होती है।
और जो भी इज़राइल के इस कारनामे को सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले तो कतर को उसको अपनी गैस वगैरह देनी और तेल वगैरह देना बंद कर देना होगा। इस ढंग से जो इकोनॉमिक चोट लगेगी, तब लोगों को एहसास होगा कि इज़राइल को हमने किस सीमा तक जाकर सपोर्ट करना है। ये बहुत-बहुत अहम हो जाता है। इज़राइल के इरादे वैसे भी काफ़ी खतरनाक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो अब पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि वेस्ट बैंक भी चाहिए। कमाल की बात है साहब, उनको सिर्फ गज़ा से शांति नहीं है, और पूरा का पूरा वेस्ट बैंक भी कब्ज़ा करके एक क्या कहते हैं कि ग्रेटर इज़राइल की स्थापना करनी है। उनको अमेरिका की ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। अमेरिका का ग्रीन सिग्नल ऑलमोस्ट मिला हुआ है, मैं आपको बताऊँ। अमेरिका दरअसल इस समय एक किस्म से एक जेनोसाइड का साथ दे रहा है। वो पूरे के पूरे एक कंट्री को इस दुनिया की अर्थ के ऊपर से मिटा देना चाहता है। रूबियो ने संकेत दिया कि वह कब्जा करने के विरोध में नहीं है, और ट्रंप प्रशासन शायद इसमें कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। इस किस्म की बातें निकल कर आ रही कि अगर वेस्ट बैंक के ऊपर कोई फाइनल आप ऑनस्लॉट करते हैं, तो अमेरिका को उससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। अगर यही सारी चीजें होनी है और मानवता को तार-तार कर देना है, ह्यूमैनिटी को उठाकर बाहर फेंक देना है, तो फिर उसके बाद तो कुछ बचता नहीं। उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता है। अब आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो चीज़ें इस समय जो निकल कर आ रही हैं, वो काफ़ी खतरनाक है, और ये फैसला जो है गल्फ के नेशंस को, या जो इस्लामिक नेशंस हैं, उनको करना पड़ेगा कि वो उस अमेरिका के साथ कैसे रहें जो लगातार इज़राइल के जेनोसाइड को सपोर्ट करते हैं। तब आप क्या करोगे? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो गलती है, वो जो गल्फ के नेशंस हैं, उनकी भी गलती है। वो दूसरे को कब तक दोष ठहराते रहेंगे? उनको अपना जो क्या कहते हैं कि सुरक्षा है, उनको खुद करनी होगी। कल को अगर इज़राइल आके उनके ऊपर आक्रमण करता है, तो क्या उनके पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होने चाहिए? क्या उनको अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करना चाहिए? जब तक ये मुल्क आपस में मिलके एक कंसर्टेड या एक क्या कहते हैं जॉइंट पूरा एक्टिविटीज इज़राइल के खिलाफ नहीं करते और उसको नहीं हराते, तब तो इज़राइल इनको क्या कहते हैं ना कि पूरे के पूरे तौर पर चोट मारता रहेगा, और ये कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ये इस बात को तो मैं भी आज की डेट पे मानकर चलता हूँ, और हमें ये समझना होगा कि इज़राइल की जो दादागिरी है, उसको अगर खत्म करना है, तो फिर बात बिगड़ सकती है। इस बीच तुर्की को भी इस बात का डर लग रहा है कि इज़राइल हमला कर सकता है। 6 मुस्लिम देशों पे तो अटैक कर ही दिया गया है, और अगला नंबर तुर्की का आ सकता है। एक ही प्रॉब्लम है तुर्की के अटैक करने की, और वो बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली। और वो समस्या ये है भाई कि तुर्की नेटो कंट्री है। अब अगर वहां पर ये होता है, अटैक होता है तुर्की के ऊपर, तो सभी नेटो कंट्री को इज़राइल पे अटैक करने जैसा होगा। फिर कितने कंट्री ऐसे होंगे नेटो के जो इज़राइल के ऊपर अटैक करेंगे? ये बहुत अहम चीज है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आर्टिकल 5 यही बोलता है कि अगर कोई भी कंट्री उनके ऊपर अटैक करता है, तो ये अटैक सारे के सारे 32 नेटो नेशंस के ऊपर होगा। लेकिन उस समय बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें अमेरिका भी है, और जो ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी इटली है, जो कि इसराइल पर अटैक नहीं करना चाहेंगे, और वहां पे उनकी एक किस्म से कहा जाए तो पूरी की पूरी नेटो ही टूट जाएगा। तो नेटो का ये जो रवैया है, वो इज़राइल को भी लगता है कि आशंकित कर रहा है कि क्या नेटो वास्तव में उनके साथ में आएगा? मुझे नहीं लगता साथ में आएगा। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर कहने की, खुद तुर्की मिलिटरली बहुत पावरफुल है। उस खित्ते के अंदर पूरे रीजन में तुर्की सबसे पावरफुल है। पूरी फौज है, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है। तो इज़राइल को डर ये लगता है कि वहां किया तो उनकी जो खासतौर से जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनके पास भी जो F-16 हैं, वो डायरेक्ट अटैक करेंगे उसके ऊपर। उनके पास भी जो बड़ी-बड़ी सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये इज़राइल को डर लगता है कि उसके पास पूरी आर्मी है, और इज़राइल पूरी आर्मी वाले कंट्री के साथ लड़ने को तैयार अभी नहीं है। अगर अटैक करेगा तो उसको शायद बहुत बुरा नतीजा हो सकता है, और उस समय नेटो के कंट्री जब अगर आर्टिकल 5 को इन्वोक करता है, तो इज़राइल बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जाएगा, और नेटो के अंदर भी फूट पड़ जाएगी। अब मुसीबत ये है कि
जो कुछ भी इज़राइल ट्राई कर रहा है वो इस टाइम फेल होता नजर आ रहा है। जो कुछ भी नेतन्याहू ट्राई कर रहे हैं वो इस समय फेल होते नजर आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा समस्या ये है वहां पर कि जो मोसाद था, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उसने नेतन्याहू का साथ नहीं दिया। हमास मोसाद से कहा गया था कि भाई आप जाइए और आप जाकर जो हमास की लीडरशिप है कतर में दोहा के अंदर उसको एलिमिनेट कीजिए, खत्म कीजिए। वो मोसाद ने मना कर दिया था। तो वहां से एक बहुत बड़ा रिफ्ट आ गया। उनका कहना था कि दरअसल दोहा जो है हमारा दोस्त है और बहुत बड़ा दोस्त है। हम किसी भी हालत में कतर के ऊपर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि ये बैकफायर करेगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। एक बात तो बिल्कुल सही है कि कतर के हमले के बाद पूरे एरिया में इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। इवन जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो प्रस्ताव पास किया गया सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका ने भी इसराइल का साथ नहीं दिया, उसके खिलाफ वोट किया है जी। तो इस बीच इसराइल ने गजा पर तो अपने हमले तेज किए हैं और कतर सरकार ने एक इमरजेंसी जो समिट है वो बुलाया है। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अल थानी का कहना है कि हमास नेताओं पर इसराइल के फैसले से उनके देश और अमेरिका और इजिप्ट के साथ जो मीडिएशन के प्रयास हैं वो हम जारी रखेंगे। और इस बैठक में यह भी कहा कि हम इसराइल के खिलाफ भी कोई कदम उठा सकते हैं जिसके लिए उसके साथ जो संबंध है हम उनको खत्म कर सकते हैं। और ये बात अमेरिका को एहसास हो रहा है कि पूरे खित्ते में, पूरे के पूरे रीजन में, गल्फ में, वेस्ट एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट में, वहां पर इसराइल के खिलाफ गुस्सा है। और नेतन्याहू एक पागल आदमी की तरह, एक जैसे कोई दरिंदा होता है ना जिसे समझ नहीं होती है, लेकिन वो लोगों को मारना चाहता है। तो ये जो मुद्दा है सारा का सारा इस टाइम बहुत गर्म हो चुका है। ये जो एकता हमें नजर आ रही है पूरे गल्फ के अंदर या एक अरब वर्ल्ड के अंदर, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, खासतौर से इसराइल के खिलाफ, इसकी हीट अमेरिका महसूस कर रहा है कि कुछ ज्यादा हो गया है। यहां पर नेतन्याहू दरअसल क्या है ना कि अपने काबू से बाहर हो गया है। उसने अपनी चादर से बाहर पैर पसार लिए हैं और उसने वहां पर अटैक किया जहां पर दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। बल्कि ट्रंप के अलावा पुतिन ने भी नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम किस पे अटैक कर रहे हो, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम दोहा पे अटैक कर रहे हो, हु आर यू टू अटैक देम। मुझे लगता है जो समर्थन कतर को मिला, इवन भारत जैसा देश जो कभी इसराइल को कंडेम नहीं किया पूरे गजा अटैक के अंदर, उसने कंडेम किया है इसराइल को कि तुमने दोहा पे अटैक क्यों किया, कतर पे अटैक क्यों। कतर इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल। आप कतर के साथ प्ले नहीं कर सकते। अब ये सारा जो अरब समिट भी बुलाया है जो आज हो रहा है 15 तारीख को, अब इसकी हीट को महसूस कर रहा है अमेरिका की ये कुछ हाथ से बाहर हो गया है। इसलिए मार्को रूबियो को इसराइल भेजा कि चलो थोड़ी सी उसको भी कहा जाए कि हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन अगर आप अपनी लिमिट से बाहर जाके और अपने दोस्तों को अटैक करते हैं, सऊदी को आज आज कतर को किया, कल सऊदी को करोगे, फिर यूएई को करोगे, तो जवाब तो मिलेगा। फिर उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि जवाब ना मिले। ये हो सकता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनके, वो उसको तोड़े और जो उनके बिजनेसेस हैं, ज्यूज के बिजनेस हैं, उनको दुबई छोड़ने के लिए कहा जाए, दोहा छोड़ने के लिए कहा जाए, सऊदी छोड़ने के लिए कहा जाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी।